हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लगाने के लिए। तो आज का अपना टॉपिक है जो फिजिक्स का कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसके ऊपर अपनी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अपनी जो साइंस की क्लास थी उसके ऊपर विस्तार से अपनी चर्चा की थी। बायो के कुछ अपने पार्ट्स देखे और उसके बाद फिजिक्स के अपने कुछ टॉपिक देखे जो यांत्रिकी से जुड़े हुए थे। तो यांत्रिकी टॉपिक को हमने विस्तार से किया था और उसके बाद उसके जो क्वेश्चन बनते थे उन क्वेश्चनों के ऊपर अपनी चर्चा की थी। और क्वेश्चन वो लिए थे जो पिछले एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन थे और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आने वाली परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, उनसे जुड़े हुए प्रश्न दिए थे और उनके ऊपर क्लास ली थी हमने। अगर किसी विद्यार्थी ने उस क्लास को नहीं लगाया है तो पहले प्ले लिस्ट में जाके उस क्लास को आप लगाइए और उसके बाद आज के टॉपिक को भी आप अच्छे से लगाइए। आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं अपने आज की क्लास की ओर। क्लास में अपनी जीरो लेवल से शुरू करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है अपना ऊर्जा। क्या आ जाता है ऊर्जा? क्या होता है ऊर्जा? जब बल द्वारा स्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। बल द्वारा क्या किया जा सकता है? किसी वस्तु को गतिशील किया जा सकता है। अगर वो स्थिर वस्तु है तो बल द्वारा वस्तु के स्थान में भी क्या कर सकते हैं? अपनी परिवर्तन कर सकते हैं। वस्तु के जो स्थान है उस स्थान में भी हम क्या ला सकते हैं? परिवर्तन ला सकते हैं। और वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति होती है वो बल लगाने के बाद बदली हुई स्थिति की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोल देते हैं? विस्थापन कह देते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कह देते हैं। याद करें, हमने विस्थापन टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। विस्थापन और जो बल है, विस्थापन और बल है, इन दोनों का जो गुणनफल आता है वो क्या कहलाता है? कार्य। वो क्या कहलाता है? कार्य। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या होती है? एक अदिश राशि है। इसको यहां कार्य कर लेना। क्या है? कार्य पढ़ रहे हैं अपने। कार्य, कार्य एक क्या है? अदिश राशि है। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। क्या? बल इंटू विस्थापन। याद रखना है आपने। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। या कार्य को हम W से लिखते हैं और बल को अपने F से लिख देते हैं और विस्थापन को dx से दर्शा देते हैं। ओके, हाँ जी, यहां लिख दिया मैंने कि जो W है वो कार्य है। कार्य को अपने जूल में मापते हैं। जो F है वो क्या है? बल है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। और dx क्या है? विस्थापन है। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। ओके, हाँ जी। किसी भी वस्तु द्वारा किया गया कार्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तु पर कितना बल लगाया गया है। यानी कि बल कितना लग रहा है इस बात पर निर्भर करेगा। दूसरा, उसे कितना विस्थापन हुआ है, यानी कि बल लगाने के बाद कितना विस्थापन हुआ है इस बात पे निर्भर करेगा कि वो काम हुआ है। ध्यान दें कि कार्य जो है वो दोनों राशियों पर निर्भर करता है, बल पे भी और विस्थापन पे भी निर्भर करता है। अगर दोनों में से भी एक शून्य हो जाए तो कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगर कोई जैसे मान लो कि अपने देखते हैं जो औरतों में ये एक आदत होती है कि औरतें सिर पे कुछ भार जो है वो लिए रहती है और वो एक जगह खड़ी रहती है और खड़ी खड़ी वहां वापस से कहती है जी मैंने तो काम किया था। ऊपर भार है सिर पे और वो कहेगी कि मैंने तो काम किया था। वो काम नहीं है। काम कब है? साइंस के अनुसार जब बल भी हो और विस्थापन भी हो। अगर किसी वस्तु के ऊपर अपने क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। बल लगाने के बाद उसके अंदर कुछ न कुछ विस्थापन आएगा, तभी अपने कहेंगे कार्य है। अगर बल लगा रहे हैं, विस्थापन नहीं आया तो वो कार्य नहीं है। अगर मान लो विस्थापन हो रहा है, बल 0 है तो भी कार्य नहीं है। तो ध्यान है कि कार्य जो है वो दोनों बात पे निर्भर करता है, बल और विस्थापन। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट कार्य जो है वो हम दो प्रकार का पढ़ते हैं। कितने प्रकार का? दो प्रकार का पढ़ते हैं। एक तो धनात्मक कार्य और एक ऋणात्मक कार्य। एक तो धनात्मक कार्य और एक क्या होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। धनात्मक कब होता है? यदि बल जो है वो विस्थापन के समांतर हो, विस्थापन के क्या हो? समांतर हो तो कार्य धनात्मक होगा। या फिर बाह्य बल
पिंड की गति का समर्थन करे तो हम कह सकते हैं कि वो कार्य कौन सा है, धनात्मक कार्य है। जैसे कोई व्यक्ति किसी पिंड को ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ऋणात्मक कार्य कब होता है, यदि बल विस्थापन के विपरीत हो तो किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो क्या होगा, ऋणात्मक। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ध्यान रखना है। कार्य के मात्रक की अगर बात करें तो यदि बल का मात्रक हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन। बल का मात्रक क्या पढ़ते हैं अपने, न्यूटन। और जो विस्थापन है इसका मात्रक क्या पढ़ लेते हैं, मीटर पढ़ लेते हैं। यानी कि अगर बल को किस में लिख दें, न्यूटन में, और विस्थापन को किस में, मीटर में दर्शाएं अगर है, तो जो कार्य का मात्रक है वो क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। क्या बन जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। या फिर इसको हम क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। क्या कहेंगे, जूल कहेंगे, ध्यान रखना है। अगर बल को अपने किस में लिख लें, डाइन में लिख लें। बल को किस में दर्शाएं, डाइन में दर्शाएं, और विस्थापन को सेंटीमीटर में दर्शाएं, तो जो कार्य का मात्रक है तो क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर, या फिर एक अर्ग हो जाएगा, यानी कि अर्ग कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, अर्ग कहेंगे, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो ऊर्जा की बात। नेक्स्ट क्या आ जाता है अपना, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण द्वारा ही कार्य किया जा सकता है। एक कार्य जो है वो क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है, ध्यान रखना है। कार्य एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। जो ये ऊर्जा जो है एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। इसका जो SI मात्रक है वही मात्रक होता है जो जूल कार्य का होता है, वही मात्रक है ऊर्जा का होता है, ध्यान रखना है। और इसका बड़ा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। कार्य या ऊर्जा के अन्य मात्रक की अगर बात करें तो वाट इंटू सेकेंड भी होता है, वाट घंटा भी होता है, और किलोवाट घंटा भी होता है। ऊर्जा के प्रकार की अगर बात करें तो ऊर्जा को मुख्य रूप से हम दो रूपों में पढ़ते हैं, एक तो गतिज ऊर्जा के रूप में और एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में। एक तो किस रूप में पढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा के रूप में, और एक हम पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में। स्थितिज ऊर्जा जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और एक होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। एक कौन सी होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ध्यान रखना है। हाँ जी, अब अपने इनके विस्तार से चर्चा करते हैं एक एक के ऊपर। सबसे पहले गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु में गति के कारण कोई कार्य हो रहा है, यदि कोई वस्तु है और उसके अंदर कोई गति हो रही है, और गति होने के कारण उसके अंदर क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो जो कार्य करने की उसमें जो क्षमता पैदा हो रही है वो क्षमता क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा। क्या आ जाएगी, वो गतिज ऊर्जा आ जाएगी। क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, ये बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है, सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। और मात्रक ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा अपना, जूल होगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसके एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल से पर्सन जो है वो लिए जाते हैं, एग्जाम्पल से पर्सन बनाए जाते हैं, ध्यान रखने हैं। कैसे एग्जाम्पल से पर्सन बनते हैं, देखो। बहते पानी में निहित गतिज ऊर्जा द्वारा ही जल चक्कियां चलाई जाती है। जल चक्कियां चलती है ना, जल चक्कियां, जो जल के द्वारा जो चक्कियां चलती है ना, वो किस ऊर्जा के कारण चलती है, गतिज ऊर्जा के कारण। किस ऊर्जा के कारण है, गतिज ऊर्जा के कारण। गतिशील जो वाहन होते हैं में भी गतिज ऊर्जा होती है, उनमें भी गतिज ऊर्जा होती है, ध्यान रखना है। बहती पवन में निहित गतिज ऊर्जा के कारण ही पवन चक्कियां जो है वो चल पाती है। हथौड़े की गतिज ऊर्जा के कारण ही, हथौड़े की गतिज ऊर्जा के कारण ही कील को लकड़ी में ठोक पाते हैं अपने, या कील को दीवार में ठोक पाते हैं अपने, है ना। और बंदूक से छोड़ी गई गोली अपनी गतिज ऊर्जा के कारण ही, गतिज ऊर्जा के कारण ही अपने लक्ष्य को भेद पाती है, लक्ष्य को भेद पाती है, ध्यान रखना है।
फिर है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखें। गतिज ऊर्जा को हम क्या लिखते हैं, 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्केयर। क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग का स्केयर। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्केयर। गतिज ऊर्जा को अपने के ई के द्वारा दर्शा देते हैं, के ई के द्वारा दर्शा देते हैं काइनेटिक एनर्जी। 1/2 mv स्क्वायर। m क्या हो गया, द्रव्यमान, और v क्या है, अपना वेग है। v क्या है, वेग है। संवेग और गतिज ऊर्जा के अंदर संबंध पूछ लिया जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। संवेग और जो गतिज ऊर्जा होती है, इसमें संबंध जो है वो पूछ लिया जाता है। संबंध पूछ लिया जाता है, क्या संबंध होता है, ध्यान दें। गतिज ऊर्जा हमने क्या पढ़ा, देखो गतिज ऊर्जा जो है अपने पास है वो क्या है, गतिज ऊर्जा अपने पास है 1/2 mv स्क्वायर। और जो संवेग होता है, क्या संवेग जो है वो p बराबर क्या होता है, mv होता है। ये क्या आता है, mv होता है, ध्यान रखें क्या होता है, mv होता है। ओके, हाँ जी। यहां से दे आप जो v का मान है वो अगर निकाल लें अपने, तो v बराबर क्या आ जाएगा, देखो p/m हो जाएगा। v बराबर क्या हो गया, p/m हो गया। अब ये जो v का मान आया है, ये v का मान अगर इसमें यहां रख दे अपने, तो क्या बन जाएगा, देखो 1/2 m, v की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, p/m। p/m स्केयर है तो स्केयर लगा दो, तो क्या बन जाएगा 1/2 m p की स्केयर बटा में m की स्केयर। इस m से इसकी स्केयर हट जाएगी तो ऊपर क्या रह गया, देखो p स्केयर, और बटा में क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये संबंध होता है, संबंध जो है वो ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है p स्केयर बटा में 2m, p स्केयर बटा में 2m आ जाएगा, ध्यान रखना है। या यूं कह सकते हैं, अगर अपनी संवेग को दोगुना कर दें, संवेग को क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। कितना, 4 गुना हो जाएगी, ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की। जब वस्तु में किसी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आती है, विशेष स्थिति के कारण, यानी कि वो स्थिर है कोई वस्तु और उसके अंदर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है और उसके कारण उसके अंदर कार्य करने की जो क्षमता आती है, उसे क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा को अपने Pe से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, Pe से, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके बराबर होती है, mgh। किसके बराबर है, mgh। m क्या है, द्रव्यमान है, h क्या है, ऊंचाई है, और g क्या आ जाएगा, गुरुत्व जनित त्वरण, या फिर आप गुरुत्वीय त्वरण भी लिख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, g गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ओके, गुरुत्वीय त्वरण भी याद रख सकते हैं आप। g जो है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, यहां ध्यान रखना है। इसके उदाहरण की अगर बात करें, अपनी एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो ये मोस्ट है, ध्यान रखें। खिलौने की कमानी को ऐंठने पर उसमें संचित ऊर्जा हो जाती है, यानी कि जो कमानी होती है उसको ऐंठ देते हैं ऐसे अपने खिलौने को, तो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो इकट्ठी हो जाती है। देखो, तने हुए धनुष में संचित ऊर्जा, धनुष को तान देते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, देखो, है ना। ऐसे ही घड़ी में चाबी भरने पर संचित ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थिति में परिवर्तन करने यानी कि खींचने या दबाने पर संचित ऊर्जा पैदा हो जाती है उसके अंदर। देखो, अब बात करते हैं जो स्थितिज ऊर्जा का पहला प्रकार पढ़ा हमने, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसके ऊपर बातें करते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य स्थिति में वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, इस स्थिति में उस वस्तु की क्या कहलाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ध्यान रखना है, किसी वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है, वो कार्य क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या आ जाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। पृथ्वी तल पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है, ध्यान रखना है। पृथ्वी तल पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसको क्या मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है, ध्यान रखना है।
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होती है, ध्यान दें, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, यानी कि U बराबर है mgh। क्या आ जाएगा, U बराबर है mgh, ध्यान रखना है। फिर आता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, कौन सी आ गई, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है वह स्थितिज यांत्रिक ऊर्जा जो उस पदार्थ के एक तो आयतन में, क्या किसमें, आयतन में, या फिर उसके आकार के अंदर विकृति ला दे, क्या कर दे, विकृति करने के कारण उस पदार्थ के अंदर जो संग्रहित हो जाती है, संग्रहित हो जाती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जिस वस्तु में प्रत्यास्थ गुण पाया जाता है उसी के अंदर जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है वो पाई जाती है, ध्यान रखना है। जिसे वस्तु के अंदर या जिस पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उसी के अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, ध्यान रखना है। प्रत्यास्थता क्या होता है, मैंने बताया था प्रत्यास्थ गुण वो है यानी कि उसके ऊपर कोई वस्तु है और उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाएं और जैसे ही बाह्य बल हटाने के बाद वो मूल स्थिति में वापस आ जाए, मूल स्थिति में क्या आ जाए, वापस आ जाए, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु, और इस गुण को क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ गुण कहेंगे अपने, ध्यान रखना है। स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है तो उसमें ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठी हो जाती है, ध्यान रखना है। अभी देखा था हमने कि जो स्प्रिंग है इसको अगर अपने खींचते हैं या फिर दबाते हैं तो देखो जैसे ही दबा लिया तो वो स्थिर है, देखो, और स्थिर है इसका मतलब उसके अंदर जो एनर्जी इकट्ठी हुई है वो किस रूप में है, स्थितिज ऊर्जा में। किस रूप में है, स्थितिज ऊर्जा के अंदर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है उसके संपीड़न उतना ही अधिक उत्पन्न होता है, ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट बात है। अगर किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है उसके संपीड़न उतना ही अधिक उत्पन्न होता है, ध्यान रखना है। हुक के नियमानुसार, हुक के नियमानुसार यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। हुक के नियमानुसार स्प्रिंग में उत्पन्न जो संपीड़न होता है उसके ऊपर जो मान होता है संपीड़न का, वो मान उसके ऊपर जो बल लगाया गया है उस बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि U बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 के डेल एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 1/2 के डेल एक्स स्क्वायर। के यहाँ क्या है कि नियतांक है, के क्या है यहाँ है कि नियतांक है, और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ की जो विकृति है उस विकृति की माप कहलाती है। ये क्या कहलाती है, विकृति की माप कहलाती है। ऊर्जा के कुछ जो मात्रक और अपने काम में लेते हैं, जो प्रयोग में लेते हैं या न्यूमेरिकल के अंदर अपने यूज लेते हैं, वो कौन से हैं, देखो एक तो है किलोवाट घंटा। कौन सा, किलोवाट घंटा, यानी कि अपने KWH से लिख देते हैं इसको, KWH, या यूनिट जिसको कहते हैं अपनी, क्या यूनिट जिसको बोलते हैं। ओके, ये किसके बराबर होती है, जूल में अगर बात करें तो कितने जूल के बराबर होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किससे दर्शाते हैं, EV। क्या, EV, E छोटा होता है और V बड़ा होता है, ध्यान रखना है। ये कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। कैलोरी, कैलोरी को अपने किससे दर्शाते हैं, CAL से, और एक कैलोरी जो है इसके अंदर कितनी जूल होती है, 4.2 जूल के बराबर होता है। कितने के बराबर है, 4.2 जूल के बराबर होता है। अर्ग जो है, एक अर्ग, अर्ग को अपने किससे दर्शाते हैं, ERG से। किससे दर्शाते हैं, ERG से दर्शाते हैं। और एक अर्ग जो है वो कितने जूल के बराबर होता है, 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है। यहां से प्रश्न बनाया जाता है, ये मोस्ट बात है, आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। ये मोस्ट बात है, यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बनी, ऊर्जा संसाधन की बात कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ऊर्जा टॉपिक है तो ऊर्जा संसाधन भी ऊर्जा टॉपिक से जुड़ा हुआ है।
ऊर्जा संसाधन भी क्या है, ऊर्जा टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है। ऊर्जा संसाधन को हम दो रूप में पढ़ते हैं, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, एक अनवीकरणीय के रूप में पढ़ते हैं। एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय के रूप में पढ़ते हैं, ध्यान दें। एक तो होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय, और एक होता है अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय होता है, ये तो होता है असमाप्य, असमाप्य, समाप्य, ठीक है, समाप्य, और ये होता है समाप्य, समाप्य, ओके। एक तो होता है असमाप्य और एक समाप्य, ध्यान रखना है। देखो जिसके आगे अ नहीं लग रखा है उसके आगे ए लगा देना है, और जिसके आगे ए लगा हुआ है उसके हटा देना है, ओके। समाप्य का मतलब होता है समाप्त होने वाले हैं, समाप्त होने वाले, या फिर वो समाप्त हो चुके हैं, या यूं कह सकते हैं कि समाप्त होने के कगार पर हैं, वो बिल्कुल कगार पर आ चुके हैं समाप्त होने के, या फिर वो पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं भी समाप्त होने वाले हैं, वो समाप्त होने वाले हैं। और असमाप्य का मतलब हो गया भी समाप्त नहीं होने वाले हैं, ओके। तो नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हो गए, असमाप्य ऊर्जा स्रोत हो गए, उनको बोलते हैं। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को प्राकृतिक तरीकों से पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि ये समाप्त होने वाले नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने में जीवाश्म है, ये नाभिकीय ऊर्जा की तुलना में अधिक खर्च आता है, ध्यान रखना है। जीवाश्म जो है, जीवाश्म ज्यादा काम में लेते हैं। जैसे इसके नवीकरणीय ऊर्जा के अपने एग्जाम्पल की बात करें तो सौर ऊर्जा है, ये देखो समाप्त होने वाली है क्या, असमाप्य है। देखो पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, ये सारे क्या है, असमाप्य ऊर्जा के उदाहरण। आगे सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो सौर ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसको हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा। सूर्य में ऊर्जा का असीमित भंडार है, क्या है, असीमित भंडार है, और इसका उपयोग अनंत समय तक किया जा सकता है, और सौर ऊर्जा से प्रदूषण है वो भी नहीं होता है। तो ये एक लाभकारी भी ऊर्जा स्रोत मान सकते हैं अपने, क्या मान सकते हैं, लाभकारी ऊर्जा स्रोत भी मान सकते हैं। और असमाप्य है, यानी कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य के अंदर ऊर्जा का असीमित भंडार है। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का भंडार है वो क्या है, असीमित है, ध्यान रखना है। उसके बाद सौर ऊर्जा का रूपांतरण सीधे ताप ऊर्जा में, किसमें, ताप ऊर्जा में, और फिर इसे अपनी विद्युत ऊर्जा में बदल कर उपयोग में ले सकते हैं। पहले तो सौर ऊर्जा को किसमें बदलेंगे, ताप ऊर्जा में। किसमें बदला जाता है, ताप ऊर्जा में, और ताप ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग जो है वो सौर कुकर में, या सोलर वाटर हीटर में, या सौर भट्टी है, इनके अंदर किया जाता है। सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा को अगर सोलर सेल है या फिर सोलर बैटरी लगी हुई है तो इसके द्वारा हम किसमें बदल सकते हैं, इसको विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हम किसमें बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा के जो व्यवहारिक उपयोग है वो कौन से हैं, देखो कपड़े सुखाने में इसका उपयोग कर सकते हैं बने, देखो कपड़े सुखाने के अंदर भी इसका उपयोग, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं बने। इसके अलावा फसल की कटाई के बाद खाद्यान्नों में नमी को कम करने के लिए या नमी को सुखाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फल है, सब्जियां हैं, मछली आदि को सुखाने के लिए भी किया जाता है। फिर सौर तापन युक्तियां कौन कौन सी है, देखो सौर तापन युक्तियां कौन कौन सी है, ऐसे उपकरण जिनमें सौर ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में इकट्ठी की जाती है। क्या, सौर ऊर्जा जो है उसको किस रूप में, उष्मा के रूप में इकट्ठी की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, सौर तापन युक्तियां कहेंगे।
क्या बोलेंगे? सौर तापनीय युक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सौर तापनीय युक्ति। जैसे काले रंग की सतह पर सौर तापन युक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहां पर है? काले रंग की जो सतह होती है उसके ऊपर सौर तापन युक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सफेद सतह की तुलना में जो काला रंग है ये ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है। क्या करता है? ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है। क्या करता है? ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है। कह दे जी, किसी से पूछा क्या गर्मियों के दिनों में सिर को ज्यादा गर्मी क्यों लगती है? क्या जी, सिर ऊपर है ना इसलिए गर्मी ज्यादा लगती है सिर को। ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर का जो बाल है अपनी, इन बालों का जो रंग है वो क्या है? काला है। और काला रंग होने के कारण ये सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? अधिक अवशोषित करते हैं और इसके कारण ऊष्मा क्या आती है? ज्यादा मिल जाती है। और ज्यादा ऊष्मा मिलने के कारण क्या है? ज्यादा गर्मी लगती है। सोलर कुकर जो है यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करके भोजन पकाया जाता है, इसलिए इसे सौर चूल्हा भी कहा जाता है। क्या? सौर चूल्हा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। यह एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसमें अंदर से लोहे या फिर एल्यूमिनियम की क्या होती है? चादर होती है। और अंदर की चादरों पर, अंदर की जो चादर होती है उस पर और जो नीचे की सतह पर काला रंग कर दिया जाता है। कौन सा रंग है? काला रंग जो है वो कर दिया जाता है ताकि इसमें ऊर्जा जो है वो अधिक से अधिक अवशोषित हो सके। सौर ऊर्जा जो है वो क्या हो सके? ज्यादा से ज्यादा अवशोषित हो सके और परावर्तन के द्वारा ऊष्मा की कम से कम क्या हो? हानि हो। यानी कि परावर्तन के द्वारा ऊष्मा की कम से कम क्या हो? हानि हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा सोलर सेल है। इस उपकरण में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें? सोलर सेल के अंदर क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा को किसमें बदल लिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। ये सेल अर्धचालक पदार्थ है, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन या फिर गैलियम से बना होता है। कौन कौन से? जर्मेनियम, सिलिकॉन या फिर गैलियम के बने होते हैं। ये कौन से पदार्थ हैं? अर्धचालक पदार्थ हैं, ध्यान रखना है। कौन से पदार्थ हैं? अर्धचालक पदार्थ हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन परतों पर गिरता है तो इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब शुद्ध सिलिकॉन के 2 सेमी टुकड़े से, कितने? शुद्ध सिलिकॉन अगर ले लें अपने और उसके 2 सेमी टुकड़े को लें तो 2 सेमी टुकड़े से सोलर सेल पर प्रकाश अगर डाला जाता है तब सोलर सेल में लगभग 0.5 से लेके 1 वोल्ट तक का क्या है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और 0.7 वाट तक क्या उत्पन्न होता है? विद्युत है, उस विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखो किस पर है? पवन ऊर्जा के ऊपर बातें कर लेते हैं। ये भी एक असमाप्य स्रोत है। देखो असमाप्य ऊर्जा स्रोत है ये भी, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है या कह सकते हैं अपने। जो इसमें कुछ कमियां हैं, देखो क्या? पहली कमी तो ये जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का मतलब है जो पवनें होती है, इन पवनों के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको पवन ऊर्जा कहेंगे अपने। अब इसके लिए अपने को एक तो बहुत बड़े विशाल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। क्या होती है? बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसके लिए जो वायु है या पवने जो है उनकी गति जो है वो अपने को एक समान चाहिए, या फिर यूं कहें कि वर्ष के अंदर अधिकांश जो पवने हैं वो चलती रहनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसमें ये कुछ कमियां हैं, ध्यान दें। देखो इसको, वायु की गति से उत्पन्न ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। जो वायु की गति के द्वारा जो ऊर्जा बनाई जाती है उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा मुख्य रूप से पवन चक्कियों के द्वारा, किसके द्वारा? पवन चक्कियों के द्वारा प्राप्त की जाती है। पवन चक्कियां यानी कि एक बड़ा पंखा जो है वो लगा लिया जाता है और उस पंखे के ऊपर ऊपरी हिस्से पर पंखुड़ियां होती है। जिस तरीके से पंखे पर फर लगी होती है इस तरीके से
एक अलग अलग पंखुड़ियां होती हैं, और जैसी तेज हवा आती है, उस तेज हवा आने के कारण वो पंखुड़ियां क्या करती है, घूमेगी, और जैसे ही घूमेगी तो उनके पास में एक टरबाइन लगा होता है, उस टरबाइन के द्वारा उसे ऊर्जा को क्या कर लिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यह एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है तथा पवन ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक कार्यों को करने में किया जा सकता है। इसके वेग से टरबाइनों को चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पवन जितनी तेज गति से चलती है, विद्युत ऊर्जा उतनी ही अधिक प्राप्त होती है। पवन की गतिज ऊर्जा का कार्य के रूप में उपयोग निम्न प्रकार देख सकते हैं अपने। इसका जो उपयोग है वो निम्न प्रकार होता है। अब इसके जो काम है वो काम क्या है, देखो, पवन ऊर्जा का उपयोग जो है वो अनाज पीसने की चक्कियों को चलाने के लिए कर सकते हैं अपनी। किसको? अनाज पीसने की जो चक्कियां हैं। इसके अलावा पवन ऊर्जा का उपयोग जो है पवन चक्की द्वारा जल पंप चलाकर या पृथ्वी के अंदर से जो पानी है, पानी खींचने के लिए जो पंप लगाते हैं ना, उसके द्वारा किया जा सकता है। गुजरात के अंदर एक ओखा नाम की जगह है। ओखा, कौन सी? ओखा। वहां पर 1 मेगावाट शक्ति की पवन चक्की लगी हुई है। कितनी? 1 मेगावाट शक्ति की क्या लगी हुई है? पवन चक्की लगी हुई है। ध्यान रखना है, पूछा जाता है यहां से। पवन ऊर्जा का उपयोग पालदार नावों को नदियों या फिर समुद्र में चलाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की नावों द्वारा व्यक्तियों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। पवन चक्की होती क्या है? देखो, पवन चक्की अभी बताया मैंने कि पवन चक्की एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु की गतिज ऊर्जा ब्लेडों को घुमाने में प्रयुक्त की जाती है। जो ब्लेडें लगी होती है, फरें लगी होती हैं, उनको बोलते हैं। पवन चक्की की संरचना वस्तुत एक विशाल पंखे के समान होती है, जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, या अपने यूं कह सकते हैं इसके दोष है या फिर कमियां हैं। क्या क्या कमी है? पहली कमी तो यह है कि जो पवन ऊर्जा है, इसके लिए जो पवन चक्की लगाएंगे अपने, तो पवन चक्की लगाने के लिए के बहुत बड़े विशाल क्षेत्र की आवश्यकता है। दूसरा, अब विशाल क्षेत्र जो है वो हर जगह नहीं पाया जाता है ना। दूसरा, इसके अंदर जो पवन है, उस पवन की जो गति है वो गति लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ध्यान रखना है, जो पवन की गति है वो कितनी होनी चाहिए? पवन की गति जो है, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, पवन की गति जो है वो कितनी होनी चाहिए? 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। कितनी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक होनी चाहिए। ये हर समय नहीं होती है। कभी कभी तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी आ जाती है, और कभी कभी 2 किलोमीटर प्रति घंटा भी आ जाती है। तो ये एक समान नहीं रहती है, इसके कारण ये कामयाब नहीं है। दूसरा, विशाल क्षेत्र नहीं है। तीसरा, ये पूरे वर्ष के अंदर यानी कि कभी कभी तो बहुत ज्यादा चलती है और कभी कभी बिल्कुल बंद रहती है। तो यानी कि पूरे वर्ष भर नहीं चलती रहती है, और ऐसा भी नहीं है कि भी इतने से इतने समय के अंदर चलेगी, ये भी निर्धारित नहीं है। तो ये यानी कामयाब नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बड़ी जलीय ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? जलीय ऊर्जा। जल से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे जलीय ऊर्जा कह देते हैं अपनी। जल को ऊंचाई से गिराकर स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल कर टरबाइन द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जो अपने विद्युत आम बनाते हैं, पहले जो विद्युत ये बनती थी अपने, तो वो यही तो है ना, ज्वारीय ऊर्जा। फिर कौन सी पढ़ते हैं अपने? एक ज्वारीय ऊर्जा पढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? ये समुद्रों में जब पानी ऊपर चढ़ता है तब ज्वार व पानी के नीचे उतरने पर निम्न ज्वार से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जो है वो बिजली उत्पादन में किया जाता है। किसमें? बिजली उत्पादन में कर लिया जाता है, यानी कि विद्युत उत्पादन में कर लिया जाता है। इसके अलावा भूगर्भीय ताप ऊर्जा। कौन सी? भूगर्भीय ताप ऊर्जा। पृथ्वी का आंतरिक भाग अत्यधिक गर्म होता है और अतः इस उष्मा का उपयोग भाप बनाकर टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। इसी
इसी भूगर्भीय ताप ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे भूतापीय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भूतापीय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। किस नाम से? भूतापीय ऊर्जा से। समझे इस चीज को। देखो, अपने जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे परतें पाई जाती हैं, और इन परतों के जो नीचे जो करोड़ है पृथ्वी का केंद्र जो है, उस केंद्र के अंदर जो ठोस है वो पिघली हुई अवस्था में है, और ठोस पदार्थ है वो पिघली हुई अवस्था में है। अब जैसे ही ऊपर से दाब लगता है तो वो इतना ज्यादा पिघल जाता है, और पिघलने, ठोस था वो पिघला और पिघल गया, तो जो परतें हैं वो एक दूसरे पर क्या होगी? फिसलेगी। जैसे ही फिसलेगी तो पृथ्वी के अंदर क्या आ जाती है? एक दरार आ जाती है, जिसे अपने ज्वालामुखी फटना बोल देते हैं। और वो उसके अंदर जो दरार आई है, उस दरार के अंदर से जो नीचे जो पिघली अवस्था में जो पदार्थ था वो पदार्थ बाहर निकलेगा, जिसे अपने मेग्मा कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेग्मा। उस मेग्मा के साथ साथ में कुछ उष्मा भी निकलेगी, और उस उष्मा को हम किस में बदल लेते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। इसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लेते हैं बायोगैस। जो बायोगैस है ये भी अच्छी फेमस गैस है, यानी कि इससे भी प्रश्न बना लिया जाता है, ध्यान रखना है बायोगैस से। तो भारत में मवेशियों के कारण बायोगैस का एक विकास जो है वो प्रचुर मात्रा में संभव है, ऐसा माना जाता है। बायोमास से गैस जो है वो मीथेन या गोबर गैस, मीथेन या गोबर गैस मवेशियों के उत्सर्जन जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोब उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। बायोगैस में 75% मीथेन होती है, ध्यान रखना है। ये प्रश्न बनता है यहां से। मीथेन जो होती है वो कितनी होती है? 75% होती है। कितनी होती है? 75% मीथेन होती है, जो बिना धुएं दिए जलती है। भोजन पकाने, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग जो है वो होता है। उच्च कोटि की जो कार्बनिक खाद प्राप्त भी होती है। अब जो है साथ में एक तो बायोगैस बन गई, और साथ साथ में क्या बन गई? जो कार्बनिक खाद है वो भी बन जाती है। और जो कार्बनिक खाद होती है वो कौन सी होती है? उच्च कोटि की होती है। कौन सी होती है? उच्च कोटि की होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है ये अत्यधिक मात्रा में होता है। क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? उच्च कोटि की कार्बनिक खाद कहा गया है। बायोगैस जो है ये मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसके अंदर कौन कौन सी गैसें? ध्यान दें, बायोगैस में कौन कौन सी है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का भी मिश्रण होता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की क्या है? अनुपस्थिति में गोबर, फसलों के कटने के बाद बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट हो गए, वाहित मल हो गए, ये अपघटित होते हैं तो बायोगैस से निकलती है। तो कौन सी निकलती है? बायोगैस निकलती है। क्योंकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ जो होता है वो मुख्यतः क्या माना गया है? गोबर माना गया है। क्या माना गया है? गोबर माना गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया गोबर गैस। क्या रखा गया? गोबर गैस से रखा गया, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है बायोमास। बायोमास है, बायोमास एक कार्बनिक एक खाद है, ये भी देखो, जिसे जैविक खाद के नाम से भी जानते हैं अपने। किस नाम से? जैविक खाद के नाम से भी जानते हैं। यह जीवित जीवधारी से संघनित किया जाता है और बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत माना गया है। इन्हें सीधे जलाकर प्राप्त किया जाता है। बायोमास एक पुनः नवीकरणीय ऊर्जा भी होती है। पुनः नवीकरणीय ऊर्जा भी है। पुनः नवीकरणीय का मतलब है इसको बार बार उपयोग में ले सकते हैं मणि, जो पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त होती है। बायोमास 3 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में बांटी गई है? बायोमास को 3 भागों में बांटी गई है, यानी कि 3 विधियों से इनको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहली विधि कौन सी है? उष्मीय विधि, दूसरी रासायनिक विधि और तीसरी जैव रासायनिक विधि। तो इसलिए इसके 3 प्रकार बन गए। अलग अलग विधियों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसके प्रकार है वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जो धान की भूसी होती है उसको जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कृषि उद्योग जो है, जो कृषि उद्योग है उनके वन्य क्षेत्रों के क्रियाकलापों से बड़ी मात्रा में बायोमास सामग्री पैदा होती है। इसमें जो भूसी और जो पुआल शामिल होती है। क्या होती है? पुआल और जो भूसी होती है वो शामिल होती है, जिससे 15,000 से 25,000 मेगावाट
बिजली उत्पादन हो सकता है। कितना? 15,000 से 25,000 मेगावाट, याद रखना है। 15,000 से 25,000 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा जो बंजर भूमि है, सड़क है, रेल के किनारों पर जो पौधे होते हैं भी बायोमास है एक प्रकार के। इनसे 70,000 मेगावाट बिजली प्राप्त की जा सकती है। कितनी? 70,000 मेगावाट बिजली प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है जो बायोमास के प्रकार की अगर बात करें, हम बायोमास किन किन से प्राप्त कर सकते हैं। देखें, एक तो अपने अपशिष्ट पदार्थ है, उनसे बायोमास के जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लकड़ियां जो होती है उनसे प्राप्त कर सकते हैं। बनी फसल जो है, फसल का जो अपशिष्ट है अपने पास, जो उसका कचरा वगैरह, जो भूसा वगैरह जो होता है, उनसे भी बायोमास बना सकते हैं। भूमि भराव गैस जो होती है उसमें भी है। इसके अलावा एल्कोहल ईंधन जो होते हैं उनसे भी बायोमास से प्राप्त की जा सकती है। तो ये क्या हो गए? बायोमास के प्रकार है, ध्यान रखना है। बायोमास के प्रकार है, यहां से प्रश्न भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना है, यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखें, जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, आपको मैंने बताया अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? जो असमाप्य हैं। जो कौन से हैं? असमाप्य हैं। वो कौन से हैं? जो असमाप्य, सॉरी, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो समाप्य है। कौन से आगे? समाप्य आगे। देखो इसमें ए लग गया तो ए हटा देना हमने, ध्यान है? ओके। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन है जिनकी मात्रा सिर्फ सीमित है, इसलिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। ये नहीं है कि अंधाधुंध इसका उपयोग किया जाए, यानी विवेकपूर्ण होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए भी इसका उपयोग करना चाहिए। भी आने वाली जो पीढ़ी है हमारे बाद, उसको भी पता होना चाहिए भी ये ऐसा हुआ था। नहीं तो वो शीशे में लगा के रखेंगे भी हाँ ये भी एक ऊर्जा हुआ करती थी, ऊर्जा हुआ करती थी, ठीक है। अन्यथा ये शीघ्र ही क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जैसे जीवाश्म ईंधन है, नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है या जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन के रूप में हमें जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे कौन से आगे? जीवाश्म ईंधन आगे। जीवाश्म ईंधन के रूप में हम क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे कोयला है ना, ये एक क्या है? कोयला है। इसके अलावा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है ना। इसके अलावा प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है। ये सारे पदार्थ जो है ये सारे कौन से आगे? जीवाश्म ईंधन आगे। ये सारे कौन से आगे? जीवाश्म ईंधन आगे। ओके, हाँ जी। जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं। देखो इसमें जीवाश्मों से प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोत आते हैं। इसमें जो जीवाश्मों से प्राप्त होने वाले जो ऊर्जा स्रोत है वो आ जाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम उत्पाद हो गए और प्राकृतिक गैस हो गया, है ना। विश्व में कोयला, पेट्रोलियम के भंडार सीमित है। क्या है? सीमित है। और इनकी जो खपत है आज वो क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तथा ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, यानी कि ये आज के नहीं है, ये परंपरा से चले आने वाले स्रोत है, यानी परंपरा से चले आ रहे हैं, इसलिए इनको पारंपरिक स्रोत भी कहा गया है। कौन से? पारंपरिक स्रोत भी कहा गया है, ध्यान रखना है। जीवाश्म ईंधन का पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण भी इससे होता है। इनके उपयोग से भूमंडल के ताप में वृद्धि हो रही है। आज ताप में क्या आ रही है? दिनों दिन वृद्धि जो आ रही है वो इसी के कारण आ रही है। वायु प्रदूषण में अम्लीय वर्षा जो है ये दुष्प्रभाव डालती है, यानी कि अम्लीय वर्षा के हम कई दुष्प्रभाव पढ़े थे पीछे, देखा आपने अगर क्लास लगाई थी तो इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। ओके, तो ताप में वृद्धि है इसके ऊपर की थी हमने। वायु प्रदूषण में जो अम्लीय वर्षा हो रही है, इस अम्लीय वर्षा से जो नुकसान थे उनके ऊपर भी हमने क्लास लगाई थी। तो अगर नहीं लगाई है किसी विद्यार्थी ने तो पहले वो आप एक क्लास लगा के देखें, वहां आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा इनके अंदर कि इनसे क्या क्या नुकसान जो है वो हो रहा है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, जो नाभिकीय ऊर्जा है, ये देखो नाभिकीय ऊर्जा है, ये भी क्या है? इनके भी सीमित भंडार हैं। क्यों भंडार है सीमित? देखो पहले तो नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है, ध्यान दें। नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, जो हमारे भारी जो परमाणु हैं, भारी तत्व जो है, जैसे यूरेनियम है और थोरियम है, यूरेनियम है और थोरियम है, इनके जो नाभिक होते हैं, इनके नाभिकों को तोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? नाभिकों को तोड़ा जाता है, और तोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे हम क्या बोल देते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। या जरूरी नहीं है तोड़ना, इनके जो कई ऐसे छोटे छोटे जो परमाणु हैं
उनके नाभिकों को जोड़कर एक बड़ा नाभिक भी बनाया जाता है तो कह देते हैं नाभिकीय संलयन। यानी कि दो रूप में मिलती है, एक तो नाभिकीय विखंडन के रूप में और एक नाभिकीय संलयन के रूप में मिलती है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। तो देख लें, परमाणु के नाभिक से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की क्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कह देते हैं, जो दो प्रकार की होती है, एक तो नाभिकीय विखंडन से और एक नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय विखंडन का मतलब है नाभिक को तोड़ना और नाभिकीय संलयन का मतलब है नाभिकों को जोड़ना। ओके, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक को दो असमान नाभिकों में विखंडित होकर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। और नाभिकीय संलयन जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। ऊर्जा टॉपिक है, इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण भी आपने थोड़ा पढ़ना है। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में इसे बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में इसे बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, याद रखना है। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, ध्यान रखना है। ये पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है वो लगातार किस में बदलती जाती है, गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। किसी एक वस्तु का ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, नियतांक होता है, ध्यान रखना है। यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो नियतांक होती है या नियत होती है, या अपने यूं लिख सकते हैं 1/2 mv² प्लस mgh बराबर क्या होता है, नियतांक होता है, ध्यान रखना है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जब दोनों ऊर्जा एक साथ आ जाती है, दोनों ऊर्जा का जो योग होता है, जो कुल आता है, नेट आता है, उसे हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। नेक्स्ट है ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो किसका किस में होता है, यहां से प्रश्न बना लिया जाता है। तो इनको आपने अच्छे से तैयार करके जाना है, इनको एक बार आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ध्यान रखना है। क्या है, विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब है ये बल्ब। विद्युत जो बल्ब होता है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। देखो किस में बदलता है, ये जो विद्युत ऊर्जा होती है इसको उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत सेल जो है ये भी क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। मोमबत्ती जो है ये भी रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है, प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में बदल देती है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, प्रकाश और उष्मा में। ऐसी इलेक्ट्रिक सेल जो है ये प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में, और डायनमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो होती है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जो लाउड स्पीकर होते हैं ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो होते हैं ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ट्यूबलाइट जो है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। परमाणु बम जो होते हैं ये रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदल देते हैं, ध्यान रखना है। इसी तरीके से पवन चक्की है ये पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और टरबाइन है ये यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बिजली का जो पंखा होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। चलते हुए इंजन में ब्रेक लगाना यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। दोलक के दोलनों में गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में।
और ऊंचाई से गिरने वाला पिंड जो होता है ये स्थितिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, गतिज ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी शक्ति की। किसकी बात करते हैं, शक्ति की। शक्ति है, यहां से प्रश्न जो है पूछा जाता है, अक्सर ध्यान रखना है। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर जो होती है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, या फिर जूल पर सेकंड बोलते हैं अपने, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड ध्यान रखना है। यानी कि भाप इंजन, जो भाप इंजन था, इस भाप इंजन का जो आविष्कार किया था किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। उसके सम्मान में, इसी के सम्मान में शक्ति का जो मात्रक है वो वाट रखा गया है, ध्यान रखना है। शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। यानी कि शक्ति जो है, शक्ति जो है वो क्या होता है, P बराबर है W बटा T। क्या होता है, W बटा T होता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। विद्युत ऊर्जा के स्रोतों पर पावर हाउस से प्राप्त शक्ति को प्राय मेगावाट में व्यक्त किया जाता है। किसमें, मेगावाट में किया जाता है। एक अश्व शक्ति होता है, अश्व शक्ति भी शक्ति का एक अन्य मात्रक है, ध्यान रखना है। शक्ति का क्या है, अन्य मात्रक है। और एक अश्व शक्ति जो है, एक अश्व शक्ति जिसको हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं अपने, वो 746 वाट के बराबर होती है। कितने के, 746 वाट के बराबर होती है। या फिर अपने इसको अगर किलोवाट में कहें तो 0.746 किलोवाट होती है। यदि शक्ति को किलोवाट में और समय को घंटे में व्यक्त करें, अगर समय को किस में लिख दें, घंटे में लिख दें, तो क्या आ जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोवाट एक घंटा, जिसे अपने यूनिट के नाम से भी जानते हैं। जो अपने घरों में जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा की जो गणना करते हैं बिल के अंदर, तो वो किसमें होती है, वो इसी के अंदर होती है, किलोवाट घंटा में। शक्ति के अन्य जो मात्रक हैं उनके ऊपर बात करते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। अब 1000 वाट है तो देखो 10 कितने हैं, देखो इसमें 3, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं ना अपनी, तो 10 की पावर 3 वाट भी कह सकते हैं इसको। मेगावाट, मेगावाट में कितनी होते हैं, 10 की पावर 6 वाट। और एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति जो है वो कितने वाट के बराबर है, 746 वाट के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट जो घंटा है, ये ध्यान रखना है, 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है, या फिर 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, ध्यान रखना है। दोनों आंकड़े याद रखने अपनी। साधारण मनुष्य की जो सामर्थ्य होती है ये 0.05 हॉर्स पावर से 0.1 हॉर्स पावर होती है, ध्यान रखना है। मशीन की सामर्थ्य जो होती है वो अश्व शक्ति, मशीन की जो सामर्थ्य होती है वो क्या होती है, अश्व शक्ति में मापते हैं, ध्यान रखना है। मशीन की जो सामर्थ्य होती है वो किसमें मापी जाती है, अश्व शक्ति के अंदर मापी जाती है। शक्ति की जो शारीरिक प्रक्रियाएं होती है उनके अंदर जो सामर्थ्य है वो पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना है। यहां से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे साइकिल चलाना, साइकिल चलाने में कितना, 700 वाट। कितनी सामर्थ्य है, 700 वाट। सोने के अंदर 75 वाट। हृदय की धड़कन में 1.2 वाट। धीरे धीरे चलना यानी जिसे हम टहलना कह देते हैं 200 वाट। कितनी, 200 वाट। इसके अलावा हम देखो एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। देखो इसके अंदर किस तरीके से जो न्यूमेरिकल है वो पूछ लिए जाते हैं यहां से, तो न्यूमेरिकल के ऊपर ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल शक्ति का जो न्यूमेरिकल है वो ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है इसके ऊपर। जैसे घर में लगा पानी का पंप जो है वो 100 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड में 15 मीटर की ऊंचाई पर रखी टंकी में संचित कर देता है। तो पंप की शक्ति जो है वो ज्ञात करना है। तो शक्ति हमने अभी पढ़ा, जो शक्ति है अपना P वो क्या था, W बटा T था। देखो क्या था, W बटा T था अपने पास। ओके, अपने पास यहाँ T तो है, समय तो दे रखा है सेकंड में, लेकिन W नहीं है। W एक प्रकार का क्या है, कार्य है। क्या है, कार्य है, जिसे हमने क्या पढ़ा था, mgh के रूप में पढ़ा था। किस रूप में पढ़ा था, mgh के रूप में पढ़ा था। m यहाँ कितना है, देखो द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। देखो कितना, 100 किलोग्राम है। और g जो है
जो जी होता है अपना वो दे रखा है अपने को, देखो 10 लेना है, जी कितना लेना है 10, और एच ऊंचाई जो है वो कितनी है 15 है, वो कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा अपने पास से 15,000, कितना आ जाएगा 15,000 जूले आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15,000 जूले आ जाएगा। अब अपनी शक्ति जो है वो निकाल सकते हैं, अब शक्ति निकालेंगे तो 15,000 जूल और बटा में समय, समय देखो कितना है 10 सेकंड, समय कितना है 10 सेकंड, जीरो से जीरो कट, क्या आ जाएगा 1500 वाट आ जाएगी, क्या आ जाएगी 1500 वाट शक्ति आ जाएगी। तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल है इसके बना लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखने इस तरीके के न्यूमेरिकल जो है वो किस तरीके से करने हैं। तो आपने ये छोटे छोटे जो आपको फॉर्मूले यहाँ बताए, इन फॉर्मूलों को आपने क्या करना है अच्छे से तैयार कर लेना है, और इनको तैयार करके फिर इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो आप करके देख सकते हैं। तो कल की क्लास जो है अपनी इसी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनके ऊपर रहने वाली है। उस क्लास में अपनी जो पीछे की परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं इन टॉपिक से उनके ऊपर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आने वाली परीक्षा के अंदर इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावनाएं हैं या आने वाली परीक्षा के तरीके से महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों के ऊपर अपने क्लास लगाएंगे। तो कल की क्लास अपनी होने वाली है महत्वपूर्ण क्लास, तो कल की क्लास देखना न भूलें, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो मिलते हैं कल अपने नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।